Hello students. In previous lecture, we have discussed about the magnetic field due to a straight current carrying conductor by using Biot-Savart law. यानी बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से बायो-सावर्ट लॉ को काम में लेकर के आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था। आज हम बायो-सावर्ट लॉ के ही लॉ को काम में लेकर के स्ट्रेट नहीं बल्कि कैसे सर्कुलर कैसे वायर की बात करेंगे, सर्कुलर वायर की बात करेंगे। सर्कुलर का मतलब ये हुआ इस तरह का, है ना, एक वायर को लेकर के कॉपर की वायर को जिसपे इंसुलेटेड पेंट किया हुआ है इस तरह से वाइंड कर देते हैं आप, तो इस तरह से जो बनी हुई है इसको आप क्या बोलेंगे, सर्कुलर कॉइल। और उससे करंट फ्लो कराया जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपने को कैलकुलेट करना आज की टॉपिक में। तो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। ये मान लेते हैं सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इससे फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई है। और करंट फ्लो होगा तो यहाँ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हमें ये देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये सब बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। सो फर्स्टली हम क्या मान लें, एक कॉइल मान लें। और कैसी कॉइल मान लें, जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक क्या नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो हम ये मान लेते हैं एक करंट कैरिंग कॉइल जिससे फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई है, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और इसके यहां सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कंसीडर ए करंट कैरिंग कॉइल, है ना, हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इज कैपिटल आई। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सो इस तरह से हम लिखेंगे, तो क्या, कंसिडर ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल हैविंग रेडियस क्या माने, कैपिटल आर, नंबर ऑफ टर्न्स मान लेंगे n, है ना, या बाद में मान लेंगे कोई नहीं, हैविंग रेडियस आर, करंट आई है। we have to find out the magnetic field, MAG मैग्नेटिक के लिए लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और कौन से लॉ से, बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बायो-सावर्ट लॉ में आपको मैंने ये बताया था कि आप डीएल एलिमेंट मानेंगे तो आपको कहा जाए कहाँ माने, कोई कहेगा जैसे वायर था स्ट्रेट, उसमें यहां माना, यहां, मैं कहूंगा कहीं भी मान लो आप, है ना। जैसे आपने यहाँ पे डीएल एलिमेंट मान लिया, ये एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है, डीएल है। वैसे कंप्लीट की कितनी होगी, 2 पाई आर, क्योंकि ये रेडियस कितनी बता रहे हैं आप, आर। और इस डीएल एलिमेंट से ये पॉइंट जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कितनी दूरी पर होता था, स्मॉल आर। लेकिन यहां गलती से स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बताइए, कैपिटल आर के इक्वल होगी। ये बात समझ में आई। तो इस पॉइंट पे आपको, अच्छा, साथ में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90, वहां आपने थीटा माना था। सो आप क्या कह सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस, यानी ऐसा करने के लिए कंसिडर ए डीएल एलिमेंट एज शोन, जैसा कि आपने दिखाया है। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डीएल एलिमेंट, यानी लेंथ इसकी क्या है, डीएल है,
dl एलिमेंट कितना होगा, कैन बी गिवन बाय बायो-सावर्ट लॉ, कैन बी गिवन बाय बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ से आप बता सकते हैं क्या था, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। यह इस एक्सप्रेशन में, बट r की वैल्यू क्या है, रेडियस के इक्वल है ये, और थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है। dl और r के बीच एंगल 90 होगा, कहीं देखिए आप dl एलिमेंट कहीं भी मानेंगे एंगल 90 ही होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा म्यू नॉट आई dl, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड कितने एलिमेंट के कारण है, dl, और इस तरह से बहुत सारे dl एलिमेंट हैं, dl 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 है ना। तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इन छोटे छोटे पार्ट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उन सभी का क्या ले लें, समेशन। डिस्क्रीट के केस में समेशन बोल दें और कंटिन्यूअस के केस में इंटीग्रेशन। सो मैं यहां लिख रहा हूं, ये रफ कर रहा हूं, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, देखिए कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल है ना, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे आप, और इंटीग्रेशन करेंगे तो dB का इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, और ये आएगा इधर म्यू नॉट आई dl डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर, या इसको आप बाहर ले सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू dl। अब ध्यान रखना है dl की वैल्यू क्या होगी, dl मतलब इंटीग्रेशन है, और dl क्या हो जाता है, l जहां पे उसकी कंप्लीट लेंथ, भाई यही तो थी ये, इस तरह से ये dl ये dl ये dl इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट का मतलब सभी ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा l, और l का मतलब क्या होगा, इसकी पूरी लेंथ, इस पूरे वायर की लेंथ 2 पाई इंटू कैपिटल R, लेंथ किसके इक्वल होगी, सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। तो dl का मतलब समझे क्या, dl है ये, और ये भी dl ये भी dl ये भी dl, और कंप्लीट होकर के इंटीग्रेट होकर के क्या बन जाएगा l, और l क्या होगी, इसकी कंप्लीट की लेंथ, और कंप्लीट की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r। तो dl को हम क्या लिख सकते हैं, dl को हम लिख सकते हैं 2 पाई r। dl का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, l, और जिसकी वैल्यू होगी 2 पाई r। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 यहाँ 2 बचेगा, और r से एक r कैंसिल, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन ये कब आया, जब नंबर ऑफ टर्न उस कॉइल में क्या है, 1 है। यदि 2 है तो मैग्नेटिक फील्ड डबल बनेगा, 3 है तो ट्रिपल बनेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना टाइम हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा। सो आगे आप क्या कह सकते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n, इफ नंबर ऑफ टर्न्स, इफ ये वैसे आ गया पूरी कॉइल के लिए तो क्या गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ये तो कब, जब नंबर ऑफ टर्न्स क्या 1 हो। आगे लिखेंगे आप, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज n, देन ये वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसके स्पेशल केसेस की बात करें अपन,
जैसे मान लीजिए कॉइल कंप्लीट नहीं थी, सेमी सर्कल थी। स्पेशल केसेस में देखो, केस 1 यानी न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। यदि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, अच्छा सेंटर पे इसलिए मैं सी लगा देता हूं, सेंटर ऑफ सेमी सर्कल कॉइल। सेमी सर्कुलर के लिए देखो क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल के लिए देखो यहां से dl की जो वैल्यू है वो क्या होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और dl 2 पाई आर नहीं होगा, आधी सरकमफेरेंस कितनी होती है, पाई आर। तो ये होगा पाई इंटू आर, पाई से ये पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, तो क्या आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना होगा ये 2 हाफ, है ना। तो सेमी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा। अच्छा यदि क्वार्टर वाली होती तो ये क्या आ जाता, पाई बाई 4 आर, है ना। पाई आर की जगह पे पाई बाई 2 आर आता है और ये 4 हो जाता। किसी भी आर्क के लिए होते है ना। जैसे मान लो ये हो सेकंड केस में, ये आर्क, इसकी लेंथ आपको नहीं पता क्या होगी, है ना। आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन रेडियन। ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। और dl, इस केस में dl क्या हो जाएगा, r इंटू थीटा, r से ये r कैंसिल, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r इंटू थीटा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा, ड्यू टू आर्क के कारण। ये छोटा सा आर्क हो जिसका एंगल, ध्यान रखे ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो ये लेंथ क्या होगी, इसकी ये लेंथ ही तो लेते हैं अपन कंप्लीट लेंथ, और लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, है ना। लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो होता है एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। देखिए ये लिख लिया, राइट डाउन। अब देखो मैं वैसे रूल्स अलग से लिख पाऊंगा, साथ साथ में बता भी रहा हूं चैप्टर के एंड में, जैसे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सारे रूल्स एक जगह हों। जब भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये रूल ऐसे काम में कर लेते थे। थंब किसकी डायरेक्शन में होता था, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर किसकी डायरेक्शन को बताती थी, मैग्नेटिक फील्ड। जब सर्कुलर करंट के कारण जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में रहेंगी, करंट की डायरेक्शन में, और थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी वहां वाले के स्ट्रेट करंट का जस्ट अपोजिट होगा सर्कुलर करंट में। स्ट्रेट में क्या लिया था, थंब किसके डायरेक्शन में था, करंट, है ना। राइट हैंड की बात कर रहे हैं आप, राइट हैंड का जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में था, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स जो थी वो किसकी डायरेक्शन में थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यहां सर्कुलर करंट के लिए ये फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में रहेंगी, करंट की डायरेक्शन में, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। खैर ये तो डायरेक्शन के साथ में हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक बात जो कल की क्लास में आया था कॉन्सेप्ट, आपने स्ट्रेट एलिमेंट लिया था ऐसे ही, और ये स्ट्रेट एलिमेंट लिया है मैंने, मान लिया ये वो डीएल एलिमेंट है, यहां ये है, ये आपका वो डीएल एलिमेंट है जो डीएल एलिमेंट की बात कर रहे थे, और इसकी लेंथ मान लो इनफाइनाइट मान लो, ये अपने को पता नहीं, ये जो ब्लैक से मैंने किया है वो ये है। अच्छा ये क्या था, ये पॉइंट वो था, यहाँ मेरी फिंगर जहां पे ये वो पॉइंट पी है, यहां से डी डिस्टेंस पे, जिसपे आपको क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये है ना। ये क्या था, डीएल से ये आर वेक्टर, और ये डीएल वेक्टर, और ये एंगल थीटा था, और ये देखो ये वो पॉइंट थी डी डिस्टेंस।
अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इस तरह से यू बनेगा। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या था, आर, स्मॉल आर था ना, ये डिस्टेंस आर थी बायो सावर्ट वाले में, और ये स्ट्रेट कंडक्टर था, ये आर डिस्टेंस थी, और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनता है ना, ऐसा सर्कुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड यूं है और आर के साथ में एंगल कितना बनाता है, 90। आप यूं सोच रहे होंगे 60, आपको ये देखना है ये एंगल मेरी फिंगर के और इस मार्कर के बीच में जो एंगल बन रहा है इस साइड में आपकी ओर, वो कितना बन रहा है, 90। भाई ये एंगल ऐसे जो था, ये देखें आप, ये वाला एंगल ये कितना है, 90। तो आर स्ट्रेट करंट कैरिंग के केस में आर और डीएल के बीच एंगल कितना होता है, 90। ये ध्यान रखिए, अभी काम आएगा। आर और डीएल नहीं, आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होता है, 90, जब कंडक्टर कैसा हो, स्ट्रेट। और यदि सर्कुलर कॉइल भी है, आप डीएल एलिमेंट मान रहे हैं, छोटे छोटे एलिमेंट, उनको कर्व्ड नहीं मानते, उनको क्या मानते हैं, स्ट्रेट मानते हैं। भी छोटा सा एलिमेंट है, कर्व्ड था तो भी ये छोटा सा एलिमेंट लिया तो ये क्या माना जाएगा, स्ट्रेट माना जाएगा। तो अब इस टॉपिक में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स एक्सिस। यहां अभी हमने सेंटर की बात की है और अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उस करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे। आप टॉपिक का मतलब समझे, टॉपिक क्या है, जैसे ये आपके पास में एक करंट कैरिंग कॉइल और यहां मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इसके कहां निकालना है, एक्सिस पे, सेंटर से दूर जाना है। कितना दूर मान लेंगे हम, एक्स दूरी पर ये कोई पॉइंट है और कहां है पॉइंट उसके, एक्सिस पे। उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के एक्सेस पे। अब इसके लिए देखो आप ये क्या मान लो, एक करंट कैरिंग कॉइल मान लिया आपने, ये जैसे, यानी करंट कैरिंग कॉइल का मतलब जो करंट को आप कह रहे हैं कि सर्कुलर नहीं है, ये है तो सर्कुलर ही, लेकिन ये इस तरह से है, ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये इसका एक्सेस है और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल को ऐसे देखेंगे आप तो ऐसे ही बनाया जाएगा, ऐसे बोर्ड थोड़ी है कि ऐसे बना देंगे आप, है ना। तो ये वो कॉइल है और जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। और कैसी कॉइल दिखानी है आपको, करंट कैरिंग कॉइल दिखानी है। ये जो कॉइल है आपकी वो कैसी है, करंट कैरिंग कॉइल, ये, और ये इसका क्या है, एक्सेस है। और ये पॉइंट कहां है, उसके एक्सेस पे है, पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई। आपने क्या कंसीडर किया, एक करंट कैरिंग कॉइल जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसके एक्सेस पर, उसके सेंटर से कितनी दूरी पर ये डिस्टेंस है, ये हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस, आर नहीं मान सकते, है ना, क्या मानेंगे, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी के माना है ना। और ये करंट कैरिंग बनेगी तब जब इससे क्या फ्लो कराओगे आप, ये करंट आई दिखाओगे, या करंट आई यहां नहीं दिखाओ तो यहां दिखा दो, बात एक ही है, करंट कैरिंग कॉइल। अब बात आती है, सबसे पहले लिखते हुए चलते हैं इसको, है ना। टॉपिक का नाम क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, है ना। तो लिखिए इसमें जो आपने कंसीडर किया है, कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड ए पॉइंट, क्या नाम दे, पी, एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना दूरी पर, एक्स, ऑन फ्रॉम इट्स सेंटर,
और कहां पे, ऑन इट्स एक्सेस, ऑन इट्स एक्सेस एज सोन, जैसा कि दिखाया है। अब ये करने के लिए आप देखो क्या करेंगे, बायोसावर्ट में तो ये कहा गया है आप डीएल एलिमेंट मानेंगे। डीएल एलिमेंट माने बिना आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ डीएल एलिमेंट मानना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैंने ये एलिमेंट है डीएल एलिमेंट, और ये डीएल एलिमेंट यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये ऐसे है, आप ऐसे मान सकते हैं, ये ऐसे, और ये एलिमेंट डीएल है, और ये क्या है, बायोसावर्ट वाला आर है, ऐसे यूं है ये, है ना। तो इस डीएल एलिमेंट के कारण यहां बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए ये डिस्टेंस चाहिएगी, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, आर, है ना, कौन सी आर, स्मॉल आर और डीएल। और वैसे आप जान रहे हैं डीएल और आर के बीच एंगल कितना होगा, 90 होगा। कहीं आप 60 ना लें, ये देखें, ये एंगल, ये देखो, ये एक्सेस है, ये क्या है, एक्सेस है, और ये डीएल और आर के बीच का एंगल, यहां जहां मेरी फिंगर है यहाँ पे, ये एंगल देखें, ये एंगल कितना, 90 होगा। अच्छा, अब यहां इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मान लीजिए डीबी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये एलिमेंट स्ट्रेट माना जाएगा या कर्व्ड, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको स्मॉल होने के कारण स्ट्रेट होगा। और स्ट्रेट का मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ कितना एंगल बनाता, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था 90 बनाता है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड यू होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको एग्जांपल देके कि मैग्नेटिक फील्ड ये होगा जो आर के साथ में कितना एंगल बनाता है, 90, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। खैर, अब देखो ये मैं इस तरह से कर दूंगा, ये एक वर्टिकल लाइन बना दी मैंने। अच्छा, ये वर्टिकल लाइन बना दी, आप मुझे ये बताएं क्या, ये यदि एंगल आप अल्फा मान लेते हैं, है ना, ये एंगल यदि अल्फा माना और ये कंप्लीट कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और ये कितना होता है 90, 90 में से 90 माइनस अल्फा ये रह गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फा, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। फिर से देखिए, मैंने ये एंगल अल्फा माना और ये कंप्लीट कितना होता है 90, 90 में से अल्फा ये रह गया, तो ये कितना बच गया 90 माइनस अल्फा, और ये कितना होता है 90, 90 में 90 माइनस अल्फा ये, तो ये क्या होगा, अल्फा। तो आपको डायरेक्ट यही लिखना है, ये यदि अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसी तरह से आप देखिए, ये पी पॉइंट था, इसी तरह से सिमिलरली वैसा ही एलिमेंट हम यहां मान लेते हैं, उस एलिमेंट उतनी ही लेंथ का यानी डीएल लेंथ का, वो भी यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, सिमेट्रिक माना है, ये आर है तो ये भी क्या होगी, आर होगी, और ये आर होगी, ये दिख रहा होगा ना, ये एक्स है, ये यहां से यहाँ की, ये आर होगी। अब ये इस एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड भी डीबी ही बनेगा, क्योंकि इतनी ही लेंथ इसकी है और इतनी ही इसकी है, लेकिन ये डीबी की डायरेक्शन किधर होगी, आर के साथ में कितना एंगल बनाते हुए 90, तो ये क्या होगा, डीबी मैग्नेटिक फील्ड बना, जितना ये बना उतना ही ये बना है। हाँ, ये मैंने वर्टिकली लाइन बना दी इस तरह से। अब आप यहां ये देखिए, ये यदि एंगल अल्फा था तो ये भी अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे दो डीएल एलिमेंट, टू डीएल एलिमेंट के कारण टू मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, ये भी डीबी बन रहा है और ये भी डीबी बन रहा है, तो डीबी की वैल्यू हालांकि हम लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ गई कि डीबी की वैल्यू हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बायोसावर्ट लॉ से लिखी जा सकती है ये वैल्यू, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखें, फॉर दिस कंसिडर टू डीएल एलिमेंट एज शोन, जैसा कि आपने दिखाया है। फिर क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट एट पी, और वो मैग्नेटिक फील्ड डीबी
वो क्या होगा बायो-सावर्ट लॉ से म्यू नॉट आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। कौन से बायो-सावर्ट लॉ से है, ये बात समझ में आई है ना, ये लिख लीजिए। अच्छा यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 90, ये तो लिखिए यहाँ तक का, फिर बाद में बात करेंगे इसकी। अच्छा डीबी है, डीबी की बात कर रहे हैं, डीबी के जो कंपोनेंट्स हैं मैं लिखूंगा आगे इसको मिटा करके, पहले कंपोनेंट बता दूं। डीबी की जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या होगा कोस होगा, कहीं ये ना रटें कि ये साइन होगा, जिसके साथ में एंगल है वो कोस और उसके परपेंडिकुलर साइन, तो डीबी का ये कंपोनेंट तो होगा कोस, जो किधर होगा ऊपर की ओर, क्या होगा डीबी कोस अल्फा ऊपर की तरफ होगा, और डीबी साइन अल्फा किधर होगा इधर होगा डीबी साइन अल्फा। इसी तरह से इस डीबी के भी टू कंपोनेंट्स होंगे, एक इस लाइन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, इस वाला होगा कोस, वो होगा डीबी कोस अल्फा इधर होगा ना नीचे की ओर, और डीबी साइन अल्फा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी इधर। आप देख रहे हैं डीबी साइन अल्फा दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, वो तो ऐड होंगे, लेकिन डीबी कोस अल्फा दोनों क्या है इक्वल है, अपोजिट है, इस वजह से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितने एलिमेंट के कारण बन रहा है 2dl एलिमेंट के कारण, dv sin अल्फा प्लस dv sin अल्फा यानी 2dv sin अल्फा बन रहा है। पहले तो इसको लिखिए, फिर यहां से मैं डिलीट करके आगे की कैलकुलेशन करता हूं, इसको बनाइए फटाक से, राइट डाउन लिख लिया। अब देखिए क्या कि एक तो ये जो एंगल है वो लग रहा है आपको 60 लेकिन है ये 90, ये एंगल इस तरह से है, ये ऐसे थी यूं, और ये है ऐसे यूं ऐसे है ये, और ये एंगल देखो ये वाला एंगल कितना है 90, आप ये देख रहे हो, ये मत देखो, ये वाला एंगल ये dl है और ये r है, एंगल कितना है 90 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो थीटा की जगह पर 90। तो यहां मैं ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास में कितनी, देखो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl साइन 90 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नाम दे दो 1। नाउ आप देखिए टेकिंग कंपोनेंट्स, हमें क्या करने हैं कंपोनेंट लेने हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस कंपोनेंट्स के बारे में भी लिखेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ डीबी, क्या हुआ कंपोनेंट्स लेने पे वो देखिए, टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ डीबी, क्या किया टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ डीबी, कंपोनेंट्स लेने पर क्या हुआ vertical components are equal and opposite so they cancel to each other, vertical components are equal and opposite, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है टू ईच अदर, सो दे कैंसल टू ईच अदर, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैंसल टू ईच अदर है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द सेम, डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, साथ साथ लिखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द सेम होगा तो क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, सो दे आर एडेड अप, आप वो जुड़ जाएंगे ऐड हो जाएंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड dB sin अल्फा कितना dB sin अल्फा होगा 2 dB sin अल्फा, कितने dl के कारण है 2 dl के कारण, सो
the net magnetic field at point P due to 2dl elements कितना होगा, dB sin अल्फा प्लस dB sin अल्फा, 2dB sin अल्फा। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2dl के कारण इतना है, तो dl के कारण इसका हाफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl एलिमेंट वो कितना होगा, वो होगा dB sin अल्फा। ध्यान रखें dB sin अल्फा मैग्नेटिक फील्ड है, कितने एलिमेंट के कारण है, इसके कारण। नाउ पुटिंग द वैल्यू है ना किसकी, dB की, क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये लिख लिया साथ साथ आपने शायद, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना, ये लिख लिया ना, dB sin अल्फा आ गया, और dB की जगह पे 1 नंबर इक्वेशन से रखिए वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dB फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1 को काम में लोगे तो यूजिंग इक्वेशन 1 ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl एलिमेंट, है ना, वो कितना होगा, dB sin अल्फा, और dB की जगह पे क्या लिखें आप, म्यू नॉट आई dl डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r है ये dB की जगह, इनटू sin अल्फा। अब देखो sin अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है यहां से, ये जो बन रहा है आपके पास में, इस r को क्या लिख सकते हैं आप, है r हाइपोटेनस बन रहा है इस ट्राइंगल में, r को क्या लिखा जा सकता है, r को लिखा जा सकता है r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल r की वैल्यू निकाली जा सकती है, क्या, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r की वैल्यू मैं यहां लिख दूं, r की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये क्या होगी इसकी वैल्यू, ये आप अलग से साइड में लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई dl 4 पाई r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, भाई इस r की जगह ये रखा है और इसका स्क्वायर था तो रूट हट गया, इनटू साइन अल्फा, ये वैल्यू क्या है, साइन अल्फा। अब देखो इधर से साइन अल्फा की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है, इसी ट्रायंगल से साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है r और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही होगा। यहां से निकाल सकते हो ना आप साइन अल्फा की यही तो वैल्यू होगी, p अपॉन h, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है r और हाइपोटेनस क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन अल्फा की, वो वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करिए, जैसे ही वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे सो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई dl 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, इनटू साइन अल्फा की जगह क्या रखें, r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब जानते हो पावर क्या होना, हाफ होना, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई dl r डिवाइडेड बाय 4 पाई, है ना, इनटू क्या, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और रूट का मतलब बता रहे हो आप पावर कितना, हाफ, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब ये लिखने के बाद में ये लिख दिया, अब देखो अब ये लिख दिया तो शायद इसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा दिया। अब ये देखो आप,
ये जो वैल्यू आई है ना, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इसके जस्ट नीचे वाले स्टेप में यहां लिख रहा हूं, कितना है, म्यू नॉट आई डीएल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इनटू, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर 1 और ये हाफ, 1.5 को क्या लिखते हो, 3/2। तो इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन क्या ये मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट कॉइल का है, नहीं, सिर्फ कितने एलिमेंट का है, डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट कॉइल क्या होगा, है ना, कंप्लीट कॉइल, कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, है ना। तो ये लिख लिया आपने यहां तक। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इस स्टेप के बाद में, इस स्टेप के बाद में कौन सी स्टेप आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट, कंप्लीट कॉइल। कंप्लीट के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा म्यू नॉट आई डीएल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें आप इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट आई आर 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हो गया डीएल। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे, जब सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था आपको, कि जो डीएल है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, और एल होगी इसकी कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर। कौन सा आर, कैपिटल आर। ये डीएल 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 बन के क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 पाई आर। तो डीएल के इंटीग्रेशन की जगह क्या रख सकते हैं आप, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डीएल की जगह क्या लिख दें, 2 पाई आर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां जो बचेगा एक्सप्रेशन में आपके पास में, वो होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्म्स यदि n है उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, यदि करंट यूं फ्लो हो रहा है, यूं, जैसे मान लो ये है और इसमें करंट यूं फ्लो हो रहा है, तो ऐसे रखिए इसको, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में रहे, करंट की, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। करंट यदि यूं फ्लो हो रहा है तो थंब को यूं, इधर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग बनेगा, ये ध्यान रखिए, या तो यूं बनेगा या फिर यू बनेगा, इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कहीं आप ये नहीं सोच लेना कि इधर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक्स एक्सिस की ओर। तो कई बार हम मैग्नेटिक फील्ड में यहां जैसे एक्स एक्सिस की ओर है तो आई कैप लगा देते हैं। आई कैप का मतलब है कि इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये बात समझ में आई। ये तो क्या था, जब नंबर ऑफ टर्न्स क्या था, 1। यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो आप क्या, यहां इससे आगे आप लिखिए, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n, if the number of turns in the coil is n, if the number of turns in coil is capital N, then मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगा, जो बन रहा है वो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये ध्यान रखिएगा। अरे इंपॉर्टेंट भी है, आप किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
अच्छा, यहां जाएंगे x की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। जैसे जैसे इधर जाएंगे x की वैल्यू बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो नेगेटिव में बढ़ेगी। नेगेटिव हो स्क्वायर होके पॉजिटिव ही होना है। x की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। सेंटर से इधर भी दूर जाएंगे तो नेगेटिव में बढ़ेगी, स्क्वायर होके पॉजिटिव बनेगा। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होगी, कम। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। और x की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 0। आप कहेंगे नेगेटिव में भी, नेगेटिव से कम होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। माइनस में करोगे तो स्क्वायर होके प्लस ही होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जब x की वैल्यू क्या हो, 0। और x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, सेंटर पे। तो अब हम जो बात करेंगे वो निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इस कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि पिछले टॉपिक में हमने यही किया था कि इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ये लिख लिया। तो अब स्पेशल केस लिख लीजिए इसके, ये डेरिवेशन तो फिनिश हो गया इसका। अब हम बात करेंगे स्पेशल केस की। केस फर्स्ट, है ना, लिखिए आप केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में लिखेंगे आप क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे। और सेंटर के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और x की वैल्यू 0 करेंगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बी सी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। और ये क्या होगा, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, है ना, यही तो होगा, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात समझ में आई। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर की क्यूब और ये आर स्क्वायर, तो आर बचेगा एन इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। यही तो आया था पिछले डेरिवेशन में, ये आएगा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको लिखिए, ये आ जाएगा सेंटर पे। फिर हम बात करेंगे इसके साइड में इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, मैग्नेटिक इस तरह से ये चेंजेस होगा। ये जो वैल्यू आई है वो आई है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू एन। कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड आया है, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड आया है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, यानी या तो इसकी रेडियस कितनी है r, तो या तो इससे r/2 यानी रेडियस का हाफ इधर और या रेडियस का हाफ इधर। इधर वाले पॉइंट को मैं प्लस r/2 मान लूं और इधर वाले को मैं माइनस r/2 मान लूं। यानी यहां पर यदि x की वैल्यू r/2 है इधर और इतना ही इधर क्या है, माइनस r/2। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। इन पॉइंट्स पे मैं ये देख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो केस सेकंड में हम क्या नाम दे दें, मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/2, है ना। सेकंड केस में आप कह रहे हैं, आप नाम दे दें केस सेकंड में, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/2। फॉर्मूला ये होता है, इसमें देखो b और x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस r/2 पर, है ना। b x की वैल्यू इतने पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, सेंटर पे नहीं निकाल रहे। ये इसका मतलब ये हुआ, b यहाँ नहीं कहीं मल्टीप्लाई में समझ जाओ, b निकाल रहे हैं x की वैल्यू प्लस माइनस r/2 पर। तो वो क्या होगा, देखो n तो अलग ही रख दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर था, ध्यान है डेरिवेशन में यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह ये रख लो, चाहे प्लस का या माइनस का, स्क्वायर होके प्लस का ही बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4, है ना, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। यानी इस फॉर्मूला में जहां भी एक्स था वहां प्लस माइनस r/2 रख देंगे आप। तो ये वैल्यू सोल्व होकर के आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू
एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4r² प्लस r² डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3/2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, n म्यू नॉट आई r² टू 5r² की डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3/2। अच्छा, पावर 3/2 का मतलब आप समझते हैं, ये तो सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड आया था। पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा x की पावर 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2, या x इंटू रूट x। तो किसी भी नंबर की पावर 3/2 का मतलब होता है वो इंटू उसका रूट, यही हुआ। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। अब देखिए इसको आप सोल्व करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो आ जाएगी, ये आगे n तो है ही, और ये होगा म्यू नॉट आई r² डिवाइडेड बाई 5 की पावर भी 3/2, है ना, और r² की पावर भी 3/2 और डिवाइडेड बाई 4 की पावर भी 3/2। अब देखो इसको आप लिख सकेंगे n इंटू म्यू नॉट आई r², और 5 को आप कह रहे हैं लिख सकते हैं 5√5, लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 3/2 को, r² की पावर 3/2 ये कैंसिल हो गया, r की क्या होगी क्यूब, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, ये पूरा कंप्लीट। अच्छा, और क्या हो गया, नीचे जो देख रहे हैं ये होगा 4√4, जो कि कितना बच जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 8, है ना। और कुछ भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 को यहाँ लेफ्ट करके, 2 भी तो था ये, हाँ ये है, ये साथ में क्या है 2 भी है, कैंसिल नहीं कर रहा मैं, 2 कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि ये 2 इसमें है, 2 मुझे चाहिए, है ना, तो इनटू ये। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके 8 बना, n म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 5√5 इंटू 2r। और ये देखो आप, ये मैंने इसलिए रखा, इस 2 को कैंसिल नहीं किया क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का था, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था ये था सेंटर का, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√5 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेंटर। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का है, Bx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/2 पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो गया, सेंटर पे था उसका इतना टाइम हो गया। और ये जो वैल्यू है यदि हम देखें तो ये होती है 0.72, सेंटर वाले का कम हो गया, कितना टाइम हो गया 0.72, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती तो हम कहते बढ़ गया, अब क्या हो गया कम हो गया। ये बात समझ में आई, 8 डिवाइडेड बाई 5√5 क्या होता है 0.72। अब देखो ये बात समझ में आ गई, तो अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं x के बीच और r के बीच में। ये पहले वाला लिखा हुआ है मैंने कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होता था और x की वैल्यू प्लस माइनस r/2 पर सेंटर वाले का इतना टाइम्स रह गया, यही तो है इसका मतलब। अब देखो ग्राफ बना लेते हैं इन दोनों केसेस से, ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड x। ये तो हमें पता है कि x बढ़े चाहे इधर पॉजिटिव में बढ़े या नेगेटिव में बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे ये आप बात कर रहे हैं सेंटर पे, सेंटर के x की वैल्यू 0, और यहाँ बात कर रहे हैं x की वैल्यू प्लस r/2 की, है ना, और इधर बात कर रहे हैं इतना ही, इधर x की वैल्यू क्या है माइनस r/2। ये वो पॉइंट थी, इसके इधर पॉइंट है ये r/2 वाला, और इधर है माइनस r/2 वाला, r जहां इसकी क्या है रेडियस है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इस एक्सिस पे आप ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है
मैक्सिमम होता है। थोड़ा सा इन पॉइंट्स को इधर ले लीजिए, है ना, क्योंकि रेडियस ज्यादा लगेगी नहीं आपको, है। ये x की वैल्यू r/2 और x की वैल्यू -r/2। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल था, और जैसे 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 इधर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये इस तरह से यूं, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है इस तरह से यूं, और यहाँ भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन ये लीनियरली कम हो रहा है। देखो ये क्या बन रहा है, एक लाइन टाइप से बन रही है। आपको यहाँ से तो कर्व बना दें, और यहाँ देखो एक क्या बन रहा है, एक लाइन टाइप से बन रही है, लाइन बन रही है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इन पॉइंट्स तक, ये जो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लगभग लीनियर है। और इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सेंटर वाला यदि आप बता रहे थे कितना, BC बता रहे थे, तो उस वाले का, ये BC वाला पॉइंट है, तो उस वाले का कितना रह जाता है, 0.72 टाइम्स ऑफ BC इन पॉइंट्स पर। और इसके बाद में इन पॉइंट्स पर आकर के ये लीनियर था, यहां से यहां लगभग कैसा था, लीनियर था ये, और यहां से यहां भी कैसा था, लगभग लीनियर था। यहां आकर के क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है, कर्व बन रहा है, और यहां आकर के भी क्या हो जाता है, नॉन लीनियर। और कहां पर जीरो होगा, इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो पॉइंट्स है, एक को मैं नाम दे दूं P1 और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं P2। P1 और P2 के इधर जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन लीनियरली या नॉन लीनियरली, नॉन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। इन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात समझ में आई। तो इस ग्राफ के बारे में 2 लाइनें लिख लेते हैं। ये ग्राफ टच नहीं दिखाना, यहाँ इधर कहां पे जाकर के टच होगा, ये इंफिनिटी पे जाके, क्योंकि इंफिनिटी पे जाके ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो ये प्लस इंफिनिटी है इधर, और इधर है माइनस इंफिनिटी, ये यू, है ना, इस तरह से। अच्छा, तो इस ग्राफ का कंक्लूजन लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर। अच्छा, इन पॉइंट्स को जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का 0.72 टाइम रह जाए, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। या फिर हम ये कह सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि x की वैल्यू ±r/2 पर मैग्नेटिक फील्ड इज कैसा है, लीनियर है, एक लाइन टाइप से ही बन रही है, लीनियर आफ्टर it become नॉन लीनियर। यानी x की वैल्यू इससे कम है, यहां तक अप टू दिस ये लीनियर है, और उसके बाद में नॉन लीनियर बन जाता है। जैसे P1 और P2 पॉइंट पे क्या है, नॉन लीनियर है ना। तो ये कर्वेचर यहां क्या है, जीरो। द कर्वेचर इज जीरो ऑन पॉइंट्स P1 एंड P2, है ना। और इन पॉइंट्स को आप कौन से पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस, है ना, जिसमें चेंज हुआ अचानक से, है ना। ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये कौन से पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन में इजी बता रहा हूं, लिखूंगा अभी। उससे पहले आप ये ध्यान रखिए, लाइन को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे लाइन की इक्वेशन यही तो होती है, y = 2x + 3 जो भी है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, नहीं, उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, और उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0। तो यहाँ y न होकर के यहाँ क्या है, b है। यानी इन पॉइंट्स पे dB/dx आप करते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से dB/dx करेंगे यहां तक तो कांस्टेंट आएगा।
डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। खैर ये कोई ज्यादा खास ध्यान रखने वाली बात थी नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया, इसका मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। अब मैं बात कर रहा था जो इम्पोर्टेंट, यदि आपसे पूछा जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या, तो इसको लिख लीजिए आप अच्छे से कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का कितना टाइम रह जाए, 0.72 टाइम हो जाए। सो मैं यहां लिख रहा हूं नोट में पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये है ना, यहां लिख देता हूं, ये लिख लिया होगा, ये कोई ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात है। क्या लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स where the magnetic field is कितना टाइम, 0.72 times of the magnetic field of center of the coil, सेंटर पे था उसका 0.72 टाइम हो जाए, है ना, कॉल्ड, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। और यदि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन लिख दो और अच्छा बताना है तो ये ग्राफ बनाकर ये दिखा दो, P1 और P2 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ध्यान रखना इससे पहले ग्राफ लगभग कैसा है, लीनियर है, और उसके बाद में ग्राफ कैसा हो जाता है, नॉन लीनियर। अच्छा, इंफिनिटी पे जाके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, और इधर माइनस इंफिनिटी पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखिए इन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, r, ये कितनी है, r है, कैपिटल R है ये वाली, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इज कैपिटल R, और कैपिटल R क्या थी, रेडियस थी किसकी, उस सर्कुलर कॉइल की। तो इस तरह से आप ये लिख लीजिए।